आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग नंबर 28 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने AC के बारे में डिस्कस की थी। AC क्या है और साथ ही विंडो और स्प्लिट AC दोनों में क्या अंतर है और घर के लिए कौन सा AC ज़्यादा यूजफुल है, इन सब के बारे में डिस्कस की थी। वहीं पर एक पॉइंट निकल के आया था कि AC के अंदर टन या टनेज क्या है, क्योंकि AC के अंदर टन के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। आज हम AC के अंदर टन क्या है और घर में किस साइज के कमरे के लिए कितने टन के AC की जरूरत होती है, यानी हमें कितने साइज के कमरे के लिए कितने टन का AC लगाने की जरूरत होती है, आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। यहां पर ज्यादातर लोगों को टन को लेकर एक कंफ्यूजन बनी रहती है, क्योंकि एक्चुअल में टन का मतलब वेटेज से है, यानी 1000 किलो का एक टन। तो यहां कंफ्यूजन ये है कि यदि 1000 किलो का एक टन होता है तो AC में टन का क्या मतलब, यानी टन का क्या रोल है, क्या हमारा AC 1000 किलो का है? इस टाइप की कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है। जब भी आप AC खरीदने जाओगे तो दुकानदार सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि आपको किस कंपनी का AC चाहिए और कितने टन का AC चाहिए। तो कई लोगों के लिए ये टन या टनेज एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले यानी पास्ट में जाना पड़ेगा। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। यहां पर हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि इस दुनिया में, इस रहस्यमयी दुनिया में प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और जो प्रकृति की देन है इंसान उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता है। हाँ, उसी में यानी उसमें कुछ ना कुछ अपने तरीके से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐड करके वहां पर कुछ ना कुछ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ रास्ते निकाल लेते हैं, बना लेते हैं। तो यदि हम थोड़ा सा गौर से सोचें, गौर से देखें, तो उस प्रकृति की दी हुई देन में हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। हम अपने तरीके से उसे जनरेट नहीं कर सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते हैं, जिसमें दो चीजें, लाइट और ठंडक, कभी भी पैदा नहीं की जा सकती हैं, जनरेट नहीं की जा सकती हैं। हम यदि थोड़ा सा इसको और अपने तरीके से देखें तो ये हमारी सृष्टि, हमारा ये वायुमंडल बिल्कुल अपने आप में एक डार्क गोला है, यानी अंधकार का एक गोला है। पूरा वायुमंडल अंधकार से भरा हुआ है। आप कल्पना करो कि सूरज ना निकले तो क्या होगा। जिस समय हमारे सूर्य भगवान विद्यमान हैं तो उस समय उजाला है, यानी दिन है, और जब वो इस सृष्टि में विद्यमान नहीं है तो उस टाइम पर रात है, यानी अंधेरा है। कहने का मतलब कि हमारी पृथ्वी एक अंधकार का गोला है, जिसमें सूर्य भगवान जी की ही कृपा से दिन और रात होते हैं, जो कि हमारे लिए सूर्य भगवान एक प्राकृतिक सोर्स है, यानी भगवान जी की ही दी हुई एक सौगात है, जिससे दिन और रात बनते हैं और साथ ही यानी इस पृथ्वी पर जीवन भी कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है। यहां पर देखें तो जिस टाइम पर सूर्य भगवान यानी इस पृथ्वी पर हमारे इस वायुमंडल में नहीं है, हमारी सृष्टि में उस टाइम पे विद्यमान नहीं है, तो उस टाइम पे अंधेरा है, और उस टाइम पर यानी रात के टाइम पे हमें लाइट के लिए
कुछ न कुछ अपनी तरफ से अरेंजमेंट करना पड़ता है। यानी हमें वहां पर हम इंसानों द्वारा बनाई गई लाइट का अरेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक इसी तरह ठंडक भी पैदा नहीं होती है, यानी वो भी जनरेट नहीं की जा सकती है। हाँ, हम इंसान अपने तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के लिए कुछ न कुछ रास्ते निकाल लेते हैं और समय के साथ साथ उनमें सुधार करके उसे एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली पोजीशन में भी ले आते हैं। एयर कंडीशन से ठंडक का एहसास करना यानी उससे टेम्परेचर को मेंटेन करना भी एक प्रयोग है। हम इंसानों यानी वैज्ञानिकों का एक प्रयोग है जिसमें समय समय पर उसमें सुधार होता गया और हम आज उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। अब यहां पर बात आती है एसी में टन क्या है, यानी टनेज क्या है। तो इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। जब एसी का आविष्कार नहीं हुआ था, जब एसी की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय लोग अपने घर के अंदर कमरे को ठंडा करने के लिए, वहां का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपने कमरे के अंदर कुछ बर्फ की सिल्ली रखा करते थे। यानी कमरे के एक कोने में बर्फ की सिल्ली रख दी जाती थी, जो कि थोड़ी देर में यानी टाइम के साथ साथ वो उस कमरे के आसपास की पूरी गर्मी को सोख लेती थी और कुछ टाइम बाद हमें ठंडक महसूस होने लगती थी। यानी बर्फ जितनी ज्यादा होगी कमरा उतना ज्यादा ठंडा होगा। उस बर्फ पे डिपेंड करता है जो हमने बर्फ रखी है, यानी सिल्ली के रूप में जो बर्फ रखी है वो बर्फ कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग वो कमरा ठंडा होता था। यानी बर्फ ज्यादा होगी तो वो कमरे को ज्यादा ठंडा करेगी, यानी वो ज्यादा एरिया कवर करेगी। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 टन बर्फ, 1000 किलो बर्फ घर के कमरे के अंदर कितनी ठंडक पैदा कर सकती है, करती है, वहां से कितनी गर्मी निकाल सकती है, कितनी गर्मी सोख सकती है, उतनी ही गर्मी 1 टन का एसी निकाल सकता है। जो 1 टन बर्फ काम करेगी उतना ही काम 1 टन का एसी करेगा। यानी 1 टन बर्फ के बराबर वो 1 टन का एसी काम करेगा। यदि हम इसको थोड़ा सा सीधे शब्दों में कहें तो जो काम, जितनी ठंडक, जितनी गर्मी 1 टन बर्फ निकाल सकती है, यानी कितनी ठंडक का एहसास करवा सकती है, उतना ही काम 1 टन का एसी काम करेगा। जितना काम 1 टन की बर्फ, 1000 किलो बर्फ काम करेगी, सेम काम 1 टन का एसी करेगा। अब 1 टन बर्फ कितनी गर्मी को खत्म कर सकती है, कितनी ऊष्मा को खत्म कर सकती है, सोख सकती है, उसे भी एक मेजरमेंट BTU में मापा जाता है। हर चीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम बना होता है। तो इसे भी, यानी 1 टन बर्फ 1 घंटे में कितनी गर्मी को सोख सकती है, कितनी गर्मी को खत्म कर सकती है, वहां पर ठंडक का एहसास कर सकती है, उसे BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट में मेजर किया जाता है। 1 BTU की वैल्यू 12,000 है, 12,000 है। यदि हम 1 BTU को किलोवाट में मेजर करते हैं तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 0.0002930,371 यानी जिसकी वैल्यू निकल के आएगी 3,516। यानी कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 1 टन में 3,516 वाट है। और यदि हम इसे भी किलोवाट में बदलते हैं तो इसको हम 1000 से
डिवाइड कर देंगे, जो कि लगभग 3.5 यानी 3.5 किलोवाट आएगा। यानी हमारा 1 टन का एसी 3.5 किलोवाट का हो गया। तो कुल मिलाकर एसी की कैपेसिटी टन में उस पुरानी प्रणाली यानी बीटीयू के आधार पर ही कैलकुलेट की जाती है। अब हम ये तो समझ चुके हैं कि एसी की कैपेसिटी को टन में देखा जाता है, और यहां पर हम थोड़ा सा ये भी देख लें कि कितने टन का एसी कितनी बिजली कंज्यूम कर सकता है। तो यदि हम कैलकुलेशन के आधार पर देखें तो हम सब जानते हैं कि 1000 वाट का लोड यदि हम उसे लगातार 1 घंटे चलाते हैं तो वो लगभग 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। यानी उस टाइम पे यदि बिजली की कंजप्शन देखेंगे तो वो लगभग 1 यूनिट ले लेगा। तो 1 टन का एसी 3.5 किलोवाट, यानी कहने का मतलब यदि एसी लगातार चलता है तो 3.5 किलोवाट का मतलब कि वो लगभग 3.5 यूनिट 1 घंटे में कंज्यूम कर लेगा। हालांकि यदि हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो 1 टन का एसी वो 3.5 यूनिट 1 घंटे में कंज्यूम नहीं करेगा। इसके पीछे भी कुछ रीजन है। कोई भी एसी लगातार नहीं चलता है, वो कुछ टाइम के लिए चलेगा, उसके बाद फिर वो जैसे ही वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगा और उसके बाद वो पूरे लोड की बजाय यानी वो लगभग 8 से 10% के लोड पे आ जाएगा। तो यदि हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो यदि हमारा एसी लगातार चलता है तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा बिल बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन इस कैलकुलेशन में और भी बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं, जैसे यानी कोई भी एसी लगातार यानी कंटिन्यू नहीं चलता है, वो कुछ देर के लिए चलेगा और जब वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एक कम लोड पे आ जाएगा। हाँ, जो पुराने एसी हैं जब चलेंगे तो वो फुल लोड पे चलेंगे, उसके बाद बंद होंगे, लेकिन दोबारा से बंद होने के बाद जब भी चलेंगे तो वो दोबारा से पूरे का पूरा लोड लेंगे, यानी वो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, यानी हम कितना टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, हमारा एसी कौन सा है, यानी इन्वर्टर बेस एसी है या नॉन इन्वर्टर बेस एसी है। तो ये सब की सब चीजें उन सब चीजों के ऊपर यानी हमारे बिल के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमारा बिल कितना आता है। तो वैसे भी पिछले ब्लॉग में हमने स्टार एसी के बारे में डिस्कस की थी, यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर स्टार रेटिंग के ऊपर भी कुछ बात की थी। स्टार रेटिंग मतलब कि उसके अंदर पावर सेविंग को लेकर के भी बहुत सारी ऐसे मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम होते रहे हैं, वहां पर हम पावर सेविंग के लिए कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते रहे हैं। ठीक इसी तरह एसी के अंदर भी आज पावर सेविंग को लेकर जो हमारा 5 स्टार एसी है उसमें भी कुछ इन्वर्टर बेस एसी भी मार्केट में आ चुके हैं, जो कि हम ऑलरेडी पिछले ब्लॉग में समझ चुके हैं। और एसी के अंदर पावर सेविंग को लेकर के भी आज की डेट में इन्वर्टर बेस एसी भी आ चुके हैं। अब यहां पर भी एक इन्वर्टर यानी एक नया शब्द जुड़ गया, यानी इन्वर्टर बेस एसी क्या है। हालांकि हल्की सी डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अगले ब्लॉग में हम इन्वर्टर बेस एसी और नॉन इन्वर्टर बेस एसी दोनों में क्या डिफरेंस है, हमारे लिए कौन सा एसी सही है कौन सा नहीं, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।